देखिए, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम जो है वो राठौड़ वंश की बात कर रहे थे। और जैसे बात करें, कल हमने जो है वो राव मालदेव को पढ़ा था। और जैसे कल हमसे एक गलती हो गई थी कि राव मालदेव को पढ़ते समय जो है हमने वो गलती से बीकानेर का इतिहास जो है उसमें बोल दिया था। और राव मालदेव जो है वो जोधपुर से संबंधित हैं। और आज हम बात करेंगे बीकानेर की। आज हम जो है वो बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे। तो जैसे बात करें, बीकानेर का इतिहास पढ़ने से पहले जो है कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे बीकानेर का बीकानेर की स्थापना से पहले जो है वो जो है जोधपुर का इतिहास की जो है कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे जोधपुर का जो है उस समय जो है वो था शासक जोधा। और जोधा का एक बेटा था बीका। और बीका का जो है एक काका था, उनका नाम था कांदल। तो बात करें राव जोधा की, तो जोधा जो है उस समय दरबार में जो है कुछ सीरियस बात कर रहे थे और दरबार लगा हुआ था जोधपुर में। और उस समय जो है जोधा जब कुछ सीरियस बात कर रहे थे दरबार में, तो बीका व कांदल जो है वो कुछ अलग ही बात कर रहे थे। जोधा की बात पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। और काका व भतीजा जो है ये दोनों अलग ही बातें कर रहे थे। तो इसमें जोधा को आया गुस्सा और जोधा ने इन दोनों से पूछा कि काका और भतीजा जो है बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे कि कोई नई रियासत बनाने जा रहे हैं। तो इतने में जो है इनके जो काका था, बीका का जो काका था कांदल, इनको गुस्सा आया। और कांदल ने कहा कि नई हम जो है वो नई रियासत बसाएं या ना बसाएं, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर जो है आपकी रियासत में नहीं रहेंगे, मतलब जोधपुर में नहीं रहेंगे। और कांदल जो है वो बीका को लेकर जो है वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो है ये बीकानेर की स्थापना करता है राव बीका। तो कांदल जो है वो बीका को लेकर जो है वहाँ से चला जाता है। और इनके साथ जो है कुछ सामंत भी आ जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। तो जैसे बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में भी राठौड़ वंश का शासन था। जो राठौड़ों की जो मुख्य शाखा थी वो थी जोधपुर। और जोधपुर से अलग हुए एक तो है बीकानेर और एक है किशनगढ़। तो बीकानेर व किशनगढ़ में भी जो है राठौड़ों का जो है शासन था। तो जैसे बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में जो है वो राठौड़ वंश का शासन था। और बात करें इसके संस्थापक की, तो बीकानेर का जो संस्थापक है वो हो जाता है राव बीका, जो कि जोधा का ही एक छोटा बेटा था। ये जोधा का जो है बेटा था। इसका एक और भाई था बीदा। तो बीकानेर की स्थापना कर देता है बीका। और जैसे बात करें, ये जो बीका है ये करणी माता के आशीर्वाद से ही जो है यहाँ पर जो है बीकानेर की स्थापना करता है, करणी माता के आशीर्वाद से। और करणी माता इनकी हो जाती है आराध्य देवी। अब जैसे बात करें बीकानेर की, तो यहाँ पर है बीकानेर, ये जो है ये है बीकानेर। जैसे जब बीका करणी माता से आशीर्वाद लेने गया था, उस समय करणी माता ने कहा था कि जो बीकानेर है वो जोधपुर से जो है छोटा नहीं रहेगा, इनकी रियासत जो है वो छोटी नहीं रहेगी, इनसे सवागुनी जो है वो रहेगी। जैसे बात करें, बीका ने अपनी राजधानी बनाई थी, यहाँ पर एक स्थान है कोडमदेसर। कोडमदेसर, ये जो है बीका ने यहाँ पर राजधानी बनाई थी। और इसने जो है लगभग 1488 में जो है बीकानेर की स्थापना कर दी थी। और इसकी स्थापना की थी आका तीज के दिन, इसलिए बीकानेर में आका तीज के दिन जो है वो बीकानेर दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो है बीकानेर में वो पतंगे उड़ाई जाती है। बाकी जगह जो है पतंगे मकर संक्रांति के दिन उड़ाई जाती है, लेकिन बीकानेर में जो है वो आका तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। तो ये तो हो जाती है बीकानेर से संबंधित बातें।
और राव बीका इनका जो है वो हो जाता है संस्थापक। जैसे बात करें राव बीका की, तो राव बीका का जो है इसका विवाह हुआ था रंगकुंवरी के साथ। तो राव बीका का जो विवाह है वो रंगकुंवरी के साथ हुआ था। अब आगे बात करते हैं इसके पुत्रों की, जिसमें इसके जो राव बीका के बाद जो है इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, उनका नाम है नरा। लेकिन नरा जो है वो ज़्यादा समय तक शासन इसने नहीं किया था। लगभग 4 महीने के बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है अगला शासक बनता है बीका का ही पुत्र लूणकरण। तो अब हम बात करेंगे लूणकरण की। जैसे बात करें एक जो है लोक संत हुए हैं जसनाथ जी। तो जसनाथ जी के आशीर्वाद से जो है वो लूणकरण राजा बनता है। तो राजा बनने के बाद जैसे बात करें, इसने एक झील बनवाई थी लूणकरण झील। तो लूणकरण झील का निर्माण जो है वो लूणकरण ने ही करवाया था। इसके बाद बात करें 1509 में जो है चूरू में एक स्थान पड़ता है धद्रेवा। 1509 में जो है ये धद्रेवा पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद जैसे बात करें 1512 की, तो 1512 में जो है लूणकरण वो फतेहपुर पर भी जो है अधिकार कर लेता है। फतेहपुर पर अधिकार। और जैसे बात करें ये 2 शासकों को और हराता है। एक तो है नागौर का शासक, जो उस समय नागौर में शासन करता था, उनका नाम है मोहम्मद खान। और जैसलमेर का एक था रावल जेत सिंह। इन दोनों को जो है वो लूणकरण हरा देता है। इसके बाद जैसे लूणकरण की बात करें तो 1526 में जो है हरियाणा में एक स्थान पड़ता है नारनौल। ये जगह पड़ती है हरियाणा में। तो नारनौल में जो है एक शासक था अभिमीरा। शेख अभिमीरा जो है वहाँ पर एक शासक था। तो 1526 में जो है ये नारनौल में अभिमीरा से लड़ते हुए लूणकरण ये मारा जाता है। तो ये लूणकरण से संबंधित बातें थी। और जैसे बात करें बीटू सूजा की, तो बीटू सूजा की एक पुस्तक है राव जेतसिरो छंद में जो है लूणकरण को जो है वो कलयुग का कर्ण कहा गया। कलयुग का कर्ण ये प्रश्न जो है पूछा गया था। तो ये लूणकरण से संबंधित बातें हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे अगले शासक को। तो लूणकरण के बाद अगला शासक बनता है राव जेत सिंह। तो अब बात करते हैं राव जेत सिंह की। जैसे जब हम मालदेव को पढ़ रहे थे उस समय हमने जो है वो जेत सिंह की बात करी थी। तो जैसे बात करें इस समय मारवाड़ का जो शासक था वो था मालदेव।
तो मालदेव जो है वो इस समय बीकानेर पर आक्रमण करता है। तो इनकी बात करेंगे। जैसे बात करें सबसे पहले इनके समय एक युद्ध होता है पायबा साहिबा का युद्ध। पायबा साहिबा, ये होता है 1541 में। और किन किन के बीच में होता है, तो एक तरफ है जोधपुर का मालदेव और दूसरी तरफ जेत सिंह। और मालदेव का एक सेनापति था कुंपा। तो इस युद्ध में जो है वो मालदेव जीत जाता है और न केवल जेत सिंह हारता है बल्कि इस युद्ध में मारा जाता है। और जेत सिंह का एक पुत्र था कल्याणमल। कल्याणमल जो है वो अपने बाकी परिवार के साथ जो है वो शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। और शेरशाह सूरी उस समय जो है दिल्ली का सुल्तान था। और बाद में जो है ये कल्याणमल जो है वो शेरशाह सूरी के साथ जो है गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव से करता है और 1544 में वापस जो है बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद जैसे बात करें जेत सिंह के समय एक और युद्ध होता है राती घाटी का युद्ध। जैसे बात करें एक शासक था हुमायूं का भाई कामरान। ये हुमायूं का भाई था। कामरान ने पहले तो जो है वो भटनेर हनुमानगढ़ पर जो है अधिकार कर लिया था। उसके बाद ये जो है ये राव जेत सिंह पर आक्रमण करता है और राती घाटी का युद्ध होता है इनके बीच में 1534 में। एक तरफ है जेत सिंह और एक तरफ था कामरान। ये हुमायूं का भाई था। तो इस युद्ध में जो है वो जेत सिंह कामरान को हरा देता है। तो ये राव जेत सिंह से संबंधित बातें थी। अब इसके बाद अगला शासक है कल्याणमल, उनको पढ़ेंगे। तो बात करें कल्याणमल की, तो कल्याणमल के समय जो है वो अकबर जो है 1570 में जो है वो दरबार लगाता है। तो इसमें जो है वो लगभग जो है सभी राजा जो है इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें कि बीकानेर से जो है वो कल्याणमल भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और बात करें इसके दो बेटे थे, जैसे एक था राय सिंह, एक था पृथ्वीराज राठौड़। तो कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के दरबार में भेजता है। तो जैसे बात करें पृथ्वीराज राठौड़ की, तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो अकबर के दरबार में चला जाता है और अकबर जो है इसे एक जागीर देता है गागरून की। और गागरून में ही जो है पृथ्वीराज राठौड़ जो है एक ग्रंथ लिखता है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये ग्रंथ लिखता है। पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो डिंगल भाषा में बहुत ज़्यादा निपुण था। और एक जिसे बात करें टेसिटोरी की, एलपी टेसिटोरी की, तो एलपी टेसिटोरी ने जो है पृथ्वीराज राठौड़ को जो है वो डिंगल का हीरोंस कहा, डिंगल का हीरोंस। और बात करें वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की, तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो अकबर के दरबार में रहता था और ये एक कवि था। और अकबर के दरबार में दूसरा एक और कवि रहता था, उनका नाम था दुर्साहाड़ा। जब दुर्साहाड़ा ने पृथ्वीराज के राठौड़ के इस ग्रंथ को पढ़ा वेली कृष्ण रुक्मणी को, तो दुर्साहाड़ा ने कहा ये तो जो है वो 5वां वेद है, 5वां वेद है और 19वां पुराण है। ये दुर्साहाड़ा ने इनके ग्रंथ के बारे में कहा।
और बात करें पृथ्वीराज राठौड़ की, तो ये जो है ये विष्णु का भक्त था। तो ये जो है ये पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित बातें हो जाती है। और अब हम जो है वो बीकानेर का अगला शासक राय सिंह को पढ़ेंगे।